मुसलमानों को व्यवस्था परिवर्तन में जरूरत है, मुसलमानों को बिहार के सिस्टम को बदलने में जरूरत है, उनकी भागीदारी की जरूरत। मीरगंज को ऊंचगांव से जोड़ने की मुख्य मार्ग है बड़वा मंदिर होकर के नवोदय विद्यालय से आगे होकर बलेसरा होकर जाती है सड़क, उस पर एक रेलवे ट्रैक है। आप देखिए सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया था। वो मुख्य मार्ग है, वो सबसे तेज चलने वाला मार्ग है। वहां पर रेलवे का अंडरपास नहीं बनता है, नहीं बना। अब उसके दोनों साइड में 100-100 मीटर पर अंडरपास बना हुआ है। एक विधायक जी के घर जाने के लिए अथवा विधानसभा में ऊंचगांव के 4 पंचायतें हैं, एक नगर पंचायत है और संजोग से विधायक जी भी उसी पंचायत से है। यहाँ से आप सिवान के लिए कट करते हैं ना, वहीं से पश्चिम दिशा में बड़का गांव के लिए कट करना चाहिए, बड़का गांव के लिए। ऐसा उस नहर पर देखिएगा कई लोगों का पैर टूटा है, मात्र 5 फीट जिस पर पोल डाला गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं। बदरजीमी एक नगर पंचायत का वार्ड है, मीरगंज नगर पर, जो ऊंचगांव ब्लॉक है। बदरजीमी गांव में जाने के लिए एक छोटी सी नदी है, उस नदी पर पुल आज 50 वर्षों से बिना सुरक्षा के सिर्फ ढाल दिया गया है, कोई सुरक्षा दीवार नहीं है। मुसलमानों को केवल वोट का जरिया न बनाया जाए सत्ता में आने के लिए, कि मेरी ये हैसियत नहीं है कि बॉटनी में मैं टीचर बहाल कर दूं। वो बदरजीमी चले जाइए, वो एक छोटा सा पुल नहीं बन पाता इन लोगों से, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट की क्या बात करेंगे। आप बैरागी टोला में चले जाइए, वहां लोग आपको बता देंगे कि क्या हालत है। दोस्तों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जनता जज और आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे अतिथि हैं गोपेश्वर कॉलेज के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर और विधानसभा हथुआ क्षेत्र के भावी प्रत्याशी संजय सुमन सर। संजय सुमन सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, और मित्रवत बात होते रही है। बहुत दिन मैं आज सोचा कि चलिए रियाज भाई अगर कह रहे हैं तो चलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और सभी दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, आप गोपेश्वर महाविद्यालय हथुआ के राजनीतिक शास्त्र के शिक्षक हैं, राजनीति बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या जरूरत हुई कि राजनीति पढ़ाते पढ़ाते खुद राजनीति में आने की जरूरत आन पड़ गई? तो बड़ी खूबसूरत प्रश्न है आपका। मेरा विषय राजनीति विज्ञान है, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। आप प्रोफेसर कह रहे हैं, संयोग से मैं पढ़ाता हूँ। राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते और अच्छे विश्वविद्यालयों में समय बीतने के कारण थोड़ी बहुत राजनीतिक समझ भी है, और जहाँ लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से राजनीति में हस्तक्षेप करना जरूरी है, तो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मुझे लगा कि यह सही वक्त आ गया है जब समाज के बौद्धिक वर्गों को भी राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। आपने कहा कि आपसे बेहतर कौन हो सकता है, क्या आपसे बेहतर कोई नहीं है? बेहतर की बात नहीं है, आप आंख के से स्पेशलिस्ट हो सकते हैं ना। तो मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ और पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ाई करी, तो मुझे थोड़ी अच्छी समझ लगती है। उस बिहार पर मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हो करके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो अन्य लोग कर रहे हैं, वो अच्छे हो सकते हैं, मुझसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरनल एस्पिरिट कहता है कि आप कर सकते हो, इसलिए मैं आया इसमें। आपको जन सुराज में आने का क्या वजह हुआ? जन सुराज में आने का वजह, मैं जिस मकसद से लेकर के चल रहा था अपने जीवन को, और छोटी बड़ी मेरी गतिविधियां रही हैं, तो मुझे लगा कि अल्टीमेटली मेरा जो लक्ष्य है वो गरीब और मजलूम लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के स्तर पर उनको खड़ा किया जाए। विचारधारा से लैस कर दिया जाता है, विचारधारा का अपना महत्व है, उसे लैस कर देते हैं, लेकिन उस विचारधारा को कभी व्यवहारिक रूप में हम परिणित नहीं कर पाए। आप गणना कर लीजिए कि बिहार से जो पलायन है, जो जनरल बोगियों में जानवरों की तरह जो भीड़ है, जो जाती है ठूस करके, जानवर की तरह ठूस कर, ये समझिएगा, आदमी को नहीं कह रहा हूं, आदमी को कह रहे हैं जानवरों जैसा व्यवहार नहीं, मतलब कि जैसे जानवर ले जाते हैं ना, उनकी कोई क्वालिटी का ध्यान नहीं रखते, उनके सुख सुविधा का, वैसे जाते हैं हमारे बच्चे। उसमें अधिकांश बच्चे कौन है?
गरीब तबके के वो अधिकांश बच्चे हुए हैं जो भूमिहीन है, दलित हैं, पिछड़े हैं, माइनॉरिटीज हैं। तो मैं जिस विचारधारा को लेकर चल रहा हूं, सोशल जस्टिस की विचारधारा को लेकर चल रहा आप हूं, शिक्षा संबंधित पलायन की बात कर रहे हैं? नहीं, पहले तो ये समझिए कि पलायन केवल शिक्षा का नहीं होता। आप बच्चों की तो बात किए हैं उनके इसलिए। लिए मुझे लगा कि ये बात जनसुराज कर रही है, वही मुद्दे हैं मेरे जो जनसुराज उठा रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि जनसुराज के साथ जुड़े, और बड़े होशो हवस में मैंने ज्वाइन किया कि पहली जरूरत है कि उनके लिए आवाज बना जाए, उनको खड़ा किया जाए। इसलिए मैंने जनसुराज ज्वाइन किया। तो क्या आप लोग की पार्टी जब अगर सत्ता में आ जाएगी तो क्या ये पलायन रोक देंगे आप लोग? सत्ता में हम आ जाएंगे यदि, तो पलायन रोक नहीं देंगे, पूरी प्लान के साथ आएंगे, प्लान रोकेगा। क्योंकि प्लान आपके पास होना चाहिए ना। हमारे बच्चे कौन सा काम करने जा रहे हैं दिल्ली पंजाब? अधिकतर मजदूरी करने जा रहे हैं। अधिकतर सर्विस सेक्टर में जा करके वो सेवा का काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। और जिसका 13 करोड़ पॉपुलेशन हो, वहां सिर्फ पूंजी प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये सारे काम बिहार में हो सकते हैं। कंज्यूमर सबसे ज्यादा हमारे पास है, जनसंख्या हमारे पास है, लैंड्स हमारे पास बढ़िया उर्वरा शक्ति है। तो उस पॉलिसी को पूंजी केवल अगर उपलब्ध करा दिया जाए यहाँ के लोगों को। अब रियाज अली जी आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको एक पूंजी अच्छी उपलब्ध करा दिया जाए तो आप स्टूडियो बना सकते हैं। लेकिन आप जाइए किसी बैंक के पास और कहिए कि मेरे पास एक स्टार्टअप है और मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे चैनल बनाना है, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आप स्वयं का प्रयास करके ये चैनल चला रहे हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे जो प्रयास हैं, अगर पूंजी हम उनको प्रोवाइड करें तो पलायन रुकेगा। चलिए ठीक है, आप लोगों के पूंजी के बारे में बात कर लेंगे। ये पूंजी कहाँ से उपलब्ध कराएंगे? अगर आपकी सत्ता आती भी है तो कहाँ से करेंगे? मैं आपको भी कहूंगा कि आप भी थोड़े से डाटा को एनालिसिस करिए। बिहार के लोग जितना पूंजी बैंकों में रखते हैं, उस पूंजी को, उसमें एक सीडी रेशियो होता है। इसको बार बार प्रशांत ये बात समझा रहे हैं, और रिजर्व बैंक इंडिया का प्रोजेक्ट का रिपोर्ट उठा के पढ़ लीजिए आप उसको। उसका मतलब होता है कि 80% लोन मिलना चाहिए लोगों को, जो लोग पैसा जमा करते हैं। हमारी गाड़ी कमाई जाती है, अरब से हमारे मजदूर पैसा बैंकों में भेजते हैं, वही अप्रवासी मजदूर भेजते हैं। उसमें देखा जाए कि अभी तक 40% ही बिहार के लोगों को लोन मिलता है, 38 से 40%। बाकी पैसे जो हमारे 40% है, वो किनको लोन मिलता है? जो प्रोजेक्ट गुजरात पे लगाते हैं, जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में लगाते हैं। बिहार के बच्चों का पैसा, बिहार के मजदूरों का पैसा जो बैंक में है, वो बैंक लोन देती है अदर स्टेट को। आप उसको रोकने का अगर प्रबंध कर दें तो आपके व्यापारियों को ही पैसे मिलेंगे। आपको शोरूम खोलना होगा, आपको पैसे मिलेंगे। आपको अगर एक बढ़िया सैलून खोलना हो, बढ़िया होटल खोलना हो, बढ़िया रेस्टोरेंट खोलना हो, आप हम नहीं कर पाते, हमारे बच्चे नहीं कर पाते। उसके एवज में जो 2 लाख 2.5 लाख जो कमाना है, उसके कमाने के लिए गुजरात जाते हैं, अरब जाते हैं कि 2-2.5 लाख कमा लेंगे तो हम रेस्टोरेंट खोलेंगे। उनका 3 साल चला जाता है, 4 साल चला जाता है। 2.5 लाख की पूंजी जुटाने में एक जवान की जिंदगी का 10 से 15 साल चला जाता है, जिससे वो यहाँ स्टार्टअप शुरू कर सकता था। तो हमारे लोगों के पास पूंजी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, हम सब बाइक खरीद रहे हैं ना, वो भी लोन पर है, कोई पूंजी उसमें लगाया हुआ है। मोबाइल वो भी लोन पर आ रहा है, कोई पूंजी लगाया हुआ है। तो आपके पास जो आइडियाज है ना, उस आइडियाज में अगर पूंजी लगाया जाए, बैंकों की सुविधा दी जाए, तो हमारा यही रोजगार क्रिएट हो जाएगा। इसलिए जनसुराज नौकरी देने की बात नहीं कर रहा है, रोजगार देने की बात कर रहा है। लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आपने कहा कि 38 से 40% ही बिहार के हिस्से का इसे मिल रहा है, बाकी सब गुजरात वगैरह को दिया जा रहा है। तो एक बात बताइए, इसका मतलब कहना चाहते हैं कि यहाँ के सरकार का दोष नहीं है कि विपक्ष के लोग उस पर नहीं कह रहे हैं, यही ना? सरकार का नजरिया ही उधर नहीं है। तो सरकार का नजरिया उधर नहीं है तो यानी विपक्षी ना दोष है, विपक्षी नहीं कह रहा है। भाई हम तो दोनों, हम तो न सत्ता है न विपक्ष, हम तो दोनों को कह रहे हैं। अब तो दोनों को चैलेंज दोनों को चैलेंज इस बार आप खुद डायरेक्ट आएंगे, अब लालटेन नहीं आएगा, तीर नहीं आएगा, कमल नहीं आएगा। तो क्या लालटेन, तीर, कमल और पंजा के रहते हुए आपका बस्ता कुछ कमाल कर पाएगा क्या? भाई ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल है, बात हो रही है। कमाल कर नहीं रहा है। आप इसको हाइपोथेटिकल मत समझिए, ये हाइपोथेटिकल नहीं है। मैं ओरिजिनलिटी की बात कर रहा हूँ। बिहार के लोग तैयार हो गए हैं। 60% लोग, 55 से 60% लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। उनके पास विकल्प नहीं था, विकल्प लेके हम लोग आ रहे हैं। आज जो ये कह रहा है कि मुझे दाल रोटी नहीं खाना है,
मुझे रोटी चावल नहीं खाना है, कुछ और खाना है, और आप बिरयानी लेके आइएगा, वो नहीं खाएगा, वो विकल्प की तलाश में नहीं खा रहा जी। आप भाजपा के डर से राजद को, राजद के डर से भाजपा को, यही गठबंधन बना रहे हैं। सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और बिहार की जनता त्रस्त है। बिहार के पास विकल्प नहीं था, हम लोग विकल्प लेके आ रहे हैं और जनता तैयार है, मन बना चुकी है। बस्ता से क्या इंडिकेशन होना चाहिए, क्या है? बस्ता से इंडिकेशन होता चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन जरूरी है। बिना एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं हो सकता। हम 5 लोग बैठ करके बात करते हैं तो इसके पीछे एजुकेशन है। अगर सही में यहाँ के नौजवानों को हम एजुकेट कर दें तो रोजगार क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही आइडिया आती है। आप उद्योग की बात कर रहे हैं, केरला में कितने बड़े इंडस्ट्रीज है? कोई बड़ी इंडस्ट्री है केरला में? केरला के लोग क्यों दुनिया में सब जगह जाके स्किल की नौकरी करें? स्किल्ड बेस्ड वो अच्छे टीचर हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे नर्सेज हैं, अच्छे सर्विस सेक्टर्स पे हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं। वो सब जगह आप देखिए उनका ह्यूमन इंडेक्स पर उनका किस नंबर पे आता है? नंबर 1 है भारत के लेकर के। तो मतलब प्रशांत किशोर आपके सुप्रीमो का मेन लक्ष्य एजुकेशन है? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारे पार्टी में कोई सुप्रीमो नहीं है और प्रशांत किशोर जी सुप्रीमो नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि लालू यादव या नीतीश कुमार का कोई कार्यकर्ता लालू यादव को लालू जी कह के दिखा दे, नीतीश कुमार कह के दिखा दे। हम लोग प्रशांत को प्रशांत जी कहते हैं, प्रशांत कहते हैं। और हम लोग लाइन में खड़े होते हैं तो प्रशांत अपना ही पता प्लेट वैसे ही उठाते हैं जैसे हम लोग उठाते हैं। तो कोई सुप्रीमो नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि प्रशांत पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, कोई पद उनका नहीं है पार्टी में। संयोजक तो संयोजक है, कोऑर्डिनेटर है, संयोजक है। सर संयोजक है तो संयोजक ना कहा जाए कि पार्टी के सब कुछ नहीं है। अरे भाई वो बाप बाप होता है बॉस। नहीं, बाप बेटे की बात नहीं, लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र की बात है। जो करता है वो सबसे पहले आता है। बिल्कुल सूत्रधार है। हाँ। सूत्रधार है, लेकिन जिस एंगल में आप पूछ रहे हैं सुप्रीमो, वो राजद के टाइप का सुप्रीमो है। वो आप जदयू सुप्रीमो टाइप का हो जाएगा। तो ये सुप्रीमो उस टाइप का नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म, एक मिनट सर, डेमोक्रेटिक अगर प्लेटफॉर्म है तो डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म चलता रहता है। क्या लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जनसुराज से हट जाए तो क्या जनसुराज खड़ा रह जाएगा? मैंने ये बताइए हट जाने की संभावना कहाँ से? मतलब पूछ रहे हैं क्यों बात, एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आरजेडी से लालू यादव हट जाएगा तो क्या कहेंगे आप? वो चलता रहेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नीतीश कुमार हट जाए नहीं चलेगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है ना वो लालू यादव हट गए तो नहीं चलेगा। तो क्या तेजस्वी नहीं चल? आप देखिए अभी तेज प्रताप की हालत क्या है, नाक में दम किए हुए तेजस्वी के तेज प्रताप कैसे बात कर रहे हैं? आपके घर है ना है जी, कहाँ कंट्रोल कर पा रहे हैं आप? नीतीश जी की हटा दीजिए पार्टी से, क्या वजूद है? व्यक्तिवादी पार्टी है। अभी हम लोग जुम्मा 2 जुम्मे हम लोग आए हुए हैं और सारा परीक्षण हमारे ऊपर हो रहा है। अरे भाई आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो भी प्रस्ताव पारित होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पारित होता है। और साधारण सा लड़का जो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मुझे बोलने का पूरा मौका आता है। मैं अपनी बात खुलम खुला कहता हूँ। संविधान सभा में हम लोगों की बातें रिकॉर्डेड है, हम लोगों ने अपनी बात कही है। और वो बातें इवन प्रशांत जी जो कहते हैं उनको हम लोग सुझाव भी देते हैं कि इस पर हमको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये लालू यादव को कोई सुझाव दे सकता है? हम करता नहीं दे सकता। इसलिए हमारी पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, सुप्रीमोवादी नहीं है, एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है। आप, हमने भी कहा कि आपकी पार्टी लोगों के दिमाग पे नहीं दिलों पे जा रही है, लेकिन जहाँ है वहां तो बोलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, 9वीं फेल तेजस्वी, 9वीं फेल का रट लगाए सम्राट चौधरी को आपके संयोजक प्रशांत किशोर ने कह दिया वो 7वीं फेल है। क्या उन्होंने ठीक कहा? अब इसको देखिए, 2 एंगल है इस कहने का, मैं अपने तरफ से देख रहा हूँ। प्रशांत जी कभी व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी जी को नहीं कहते हैं 9वीं फेल। पहले बात आप समझिए, वो कहते हैं कि जिसके माता पिता सीएम रहा हो और आपको पढ़ने के सारे अवसर रहे हों और तब आप मैट्रिक पास नहीं करते हैं या सिंपल ग्रेजुएट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका परिवार शिक्षा के प्रति संजीदा नहीं था। ध्यान दीजिएगा, नहीं उनकी लॉजिक यही है, लॉजिक व्यक्तिगत कहीं कोई बात, वो लॉजिक यही है कि यदि आप सीएम रहते, आपके बेटे ग्रेजुएट नहीं होते हैं, जो सिंपल ग्रेजुएट है, तो आप बिहार के शिक्षा के प्रति कितने जागरूक थे। इसका मतलब कि आप अपने घर में अगर एजुकेट, खासकर बेटे को लेकर के जो भी हो, जो मैं प्रशांत जी कहे उनको मैं बात कर डिफेंड कर रहा हूँ कि जब आप संजीदा नहीं है
तो बिहार के बच्चों के लिए कितना संजीदा रहे होंगे। उनकी इसका बेटियां, उदाहरण उनकी मैं बता बेटियां रहा हूँ, डॉक्टर भी हैं, इनका उन पर कुछ उदाहरण नहीं कहे भाई प्रशांत जी। देखिए, अब ये हमको उसमें मत उलझाइए, व्यक्तिगत नहीं। अगर वो डॉक्टर हैं, नहीं, वो अगर उनके अगर वो बच्चे डॉक्टर, पढ़े मैंने नहीं, कहीं प्रैक्टिस करते हुए उनके नहीं देखा, बच्चे पढ़े मैंने नहीं, तो कोई फिर वो प्रैक्टिस नहीं डॉक्टर देखा, कैसे बने? मैंने उनका हॉस्पिटल नहीं देखा। अच्छा, हाँ, आप मैं कोई देखिए, यहाँ मुझे उलझाइए मत। नहीं तो मैं जाना अपनी पड़ेगा आंखों ना। से मैं अपनी आंखों से उनको कहीं हॉस्पिटल चलाते हुए नहीं देखा। उनकी डिग्री है क्या है नहीं है तो मुझे ये नहीं डिग्री पता। क्या लालू जी के आप पास में नहीं था कि वो तेज प्रताप और तेजस्वी को भी दिला देते? ये आप लालू जी से पूछिए जाकर नहीं के। नहीं, आप लोग हमने कह जो रहे हैं कि वो सवाल नहीं आपने किया, तो मुझसे वो तो कर सकते थे कि आपने नहीं? मुझसे जो आज सवाल पूछा कि 9वीं फेल, उसको मैंने जवाब दिया कि आप शिक्षा के प्रति संजीदा नहीं थे। इसका सीधा उदाहरण है कि बिहार में आप जाकर देखिए, हायर एजुकेशन को, उस पीरियड के भी एजुकेशन को देख लीजिए, उसकी क्या पोजीशन रही है। सीधा इसका अर्थ है कि जो अपने प्रति संजीदा नहीं है, वो समाज के प्रति भी संजीदा नहीं है। इतना ही निष्कर्ष, इसके आगे कोई कुछ नहीं कहना। प्रशांत किशोर जी एक और लालू की तारीफ करते हैं कि वो पहली टर्म में आए तो बहुत अच्छा किए, नीतीश जी पहले टर्म में आए, और वर्तमान की स्थिति बुरा बताते हुए क्या इंडिकेट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी सैल्यूट करता हूँ। लालू यादव का जो प्रथम 5 साल है, उसको हम भी कहते हैं कि भाई वो बेहतरीन है सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण से। यानी कि समाज में जिस बात के लिए लालू यादव को जाना जाता है कि लोगों को जुबान दिया, जब गरीबों की आवाज आवाज दी, बनी। आवाज बने, ये फैक्ट है। लेकिन क्या किसी को आवाज देकर उसके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य और पढ़ाई की व्यवस्था ना किया जाए और समाज में केवल एक तरह से जागरूकता का लेवल बढ़ाया जाए, ठीक है, और आपके तरफ से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं किया जाए, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? वो केवल नारा लगाएंगे, आपके रॉ मटेरियल बन गए। लालू यादव ने 5 साल में जो काम किया ना सर, वो केवल पॉलिटिकल रॉ मटेरियल बनकर रह गए। उसका कोई बिहार के निर्माण में उस चेतना का कोई योगदान नहीं रहा। फिर निर्माण में नीतीश जी की तारीफ प्रशांत किशोर जी ने किया, बिहार के निर्माण में उन्होंने कहा बहुत अच्छा काम ये किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो प्रथम 5 साल। लॉ इन ऑर्डर का मामला देख लीजिए, लॉ इन ऑर्डर का मामला देखिए, डेवलपमेंट का मामला, प्रथम 5 साल। प्रथम 5 साल के बाद जो डॉगमेटिक पॉलिसी रही है, हमेशा बदलना, हमेशा इधर का उधर, इधर का उधर, ये भाई साहब पॉलिसी मेकिंग के लिए कहीं भी बेहतरीन नहीं है, किसी भी राज्य की सेहत की डेवलपमेंट के लिए ठीक चीज नहीं है। आप वो देखिए आज के डेट में क्राइम का रेट क्या है, आप क्राइम का रेट लेके लॉ इन ऑर्डर का मामला दिए। आप बताइए कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है बिहार में? कोई? अच्छा आप बताइए, कोई आज का जो हालात बिहार का है, कौन इन्वेस्टर चाहेगा कि वो अपना अरबों रुपया बिहार में खर्च करे जिसकी जान की सुरक्षा नहीं होगी? जहां बिहार के व्यापारी सुरक्षित नहीं है, पारस हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं है, वहां कोई व्यापारी अपना अरबों रुपया लगाएगा? ये सुशासन है? तो फिर आप कैसे उसको ये सुरक्षित महसूस कराएंगे? भाई तो अगर आप सत्ता में हालात तो है कि मेरे हाथ में आपने बंदूकें नहीं दिया और कह रहे हैं कि कैसे चलाएंगे। आपने सत्ता दिया, नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, जनसुराज नहीं नहीं, नहीं, जनसुराज पूरे वादा मीडिया कर रही है, पूरे जनसुराज बिल्कुल वादा तो कर रहे हैं, पूरा वादा, आप वादा पूरा प्लान करेंगे, के साथ वादा कर अगर रहे हैं, इन्वेलप नहीं रहेगा तो खत का पूरे कल्पना कैसे प्लान के करेंगे? साथ वादा कर रहे हैं। इन्वेलप नहीं रहे तो पूछिए ना, खत की कल्पना तो कैसे सवाल करेंगे? पूछिए ना, कैसे करेंगे? हाँ कैसे पूरा करेंगे बताइए? प्लान के साथ हम लोग कर रहे हैं, पूरी प्लान के साथ। हमारे पास जितनी भी जो हम लोग बातें बोल रहे हैं कि पलायन कैसे रोकेंगे, तो उसकी क्राइम पूरी को योजना। कैसे कंट्रोल करेंगे? जैसे नीतीश कुमार ने होमगार्ड के बोल पर क्राइम नहीं रोक दिया था। नीतीश कुमार जब प्रथम 2005 में आए थे तो पुलिस से बहाली हुआ था, वही होमगार्ड के लोगों ने क्राइम रोका था ना। आप समझिए इस चीज को, पैटर्न को। आपका विल पावर सही हो, आपका इरादा सही हो, इसी मैकेनिज्म से आप लॉ एंड ऑर्डर को रोक सकते हैं। हमें कुछ दूसरा स्वर्ग उतारने की जरूरत नहीं है। आपके अगर पार्टी में, आपके नीतियों में, आपकी चीजों में अगर एकरूपता है, आपका विल पावर सही है, कमिटमेंट है, तो वो रुकेगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि नीतीश कुमार जी जब आए थे तो इसी बिहार पुलिस के माध्यम से उन्होंने बिहार की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया था। उसी तरह से जो मैकेनिज्म है वो अगर हमें मिला, मतलब नीतीश कुमार के पहले चरण को आप लोग अपनाना बिल्कुल चाहेंगे? नहीं, वो पैटर्न नहीं, वो आपको उदाहरण दिया, गाल मिल मत करिए इसमें, वो उदाहरण दिया जो मैकेनिज्म हमें उपलब्ध है। जैसे आप शिक्षा को ले लीजिए, जिन शिक्षकों को आपने बहाल किया है उनमें मेरिट है, उस शिक्षक को से ही हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, उसी बजट से हम शिक्षा व्यवस्था सुधारेंगे, उसी सिस्टम से सुधारेंगे। हमको कहीं से पूंजी लाने की जरूरत नहीं है। इसका सीधा उदाहरण आपको बताता हूं। एक पंचायत में छोटे छोटे टोलों में आपने प्राइमरी विद्यालय खड़े कर रखे हैं और हर प्राइमरी विद्यालय में हेडमास्टर है, हर प्राइमरी विद्यालय में आपका एमडीएम है। अगर आप रेलवे के लिए जमीन एक्वायर करते हैं ना, हाईवे के लिए जमीन एक्वायर करते हैं, एक पंचायत में आप एक दो एकड़ जमीन एक्वायर गवर्नमेंट आसानी से कर सकती है एक पंचायत में। और उसी पंचायत में एक नवोदय विद्यालय की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा सकता है।
और उसी विद्यालय में उन सभी प्राइमरी विद्यालयों को मर्ज करके, जिसमें एक पैसा नहीं लगना है, मर्ज करके एक प्रिंसिपल रखना, एक हेडमास्टर रखना पड़ेगा, उसी मेरिट को ट्रेंड करके, और आप बसों की सुविधा दे दें, बसों की जैसे प्राइवेट स्कूल में लाने फ्री की ऑफ सर्विस। हाँ, फ्री ऑफ सर्विस अगर ला रहे हैं, कहीं बजट नहीं बढ़ रहा है सर, ध्यान दीजिएगा। बस आप बजट नहीं बढ़ रहा नहीं, है। बिल्कुल बता रहे हैं, आप जितने एमडीएम अलग अलग मैनेजमेंट में लगाए हुए हैं, जितने टीचर्स को अव्यवस्थित किए हुए हैं, थोड़ा सा रकम उसमें बढ़ाना है। वो बिहार सरकार के पास वो बजट है। वो जो अलग पूरा अलग हाँ, शिक्षक जो लोग पूरा हैं, वो लोग बेरोजगार भी तो नहीं, एक जगह मर्ज आप करेंगे समझ ही तो। नहीं रहे। मैं उनको एक जगह लाने की बात कर रहा हूँ, उनकी नौकरी नहीं। इन सारे स्ट्रक्चर को अगर एक जगह खड़ा कर दिया जाए, और जिन बच्चों को आप कहते हैं कि बस में उनकी भाई अट्रैक्शन होता है प्राइवेट में आने के लिए, सरकारी सेक्टर्स में भी बसों की सुविधा अगर पंचायतों से दे दी जाए, उनको व्यवस्थित कर। आपने टोला सेवक बहाल कर रखा है, कहां से इन्वेस्टमेंट आएगा भाई? ऑलरेडी टोला सेवक है जो बच्चों को चढ़ा सकते हैं बस में, जिनका काम है बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना। सारी चीजें हमारे पास है, हम उसको रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। जन स्वराज के पास एक तरीका है कि हम उसे प्रत्येक पंचायतों में इसको लेकर जाएंगे, ब्लॉकों में लेकर जाएंगे। अगर हमारा 5 साल का चरण है कि अगर एक ब्लॉक में एक साल में एक इस तरह का विद्यालय बना पाए, तो अब हमारे विद्यालय जो है ना, वो लोकेशन पर नहीं है। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि विद्यालय लोकेशन पर होना चाहिए। आप 3 पंचायतों के बीच में 5 एकड़ में एक नवोदय की तरफ बता दीजिए, और आप बसों को लगा दीजिए, तो उस लोकेशन पर सारे बच्चे चले आएंगे और आसानी से एमडीएम उनको खिलाया जा सकता है। हमने बिना प्लान किए एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया। भाई बिल्डिंग बनाना है, कमीशन खाना है, बिल्डिंग बना दो, कहीं बिल्डिंग बना दो, कुछ भी कर दो, कंस्ट्रक्शन कर दो, उसका फ्यूचर प्लान नहीं है। इसका नतीजा देखेंगे, हमारे यहाँ सड़कें बनती है, सड़कें पीसीसी होती है, फिर काटी जाती है, फिर उसे पाइप डाला जाता है, फिर काटा जाता है, फिर नाला बनाया जाता है। नहीं होता है। हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है कि हम जो सड़क फाइनली बनाएंगे उसमें फ्यूचर प्लान की सारी सिस्टम रहेगा, बजटिंग को हिसाब करते हुए। बिल्कुल। बिहार को विकसित करने के लिए कोई भी अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं आएगी, किसी पर हाथ पसारने की जरूरत नहीं आएगी। करप्शन, लीकेज रोकना है, आपको लीकेज रोकना है। तो एजुकेशन का भी प्लान है, डेवलपमेंट का भी प्लान है, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्लान है। अच्छा, आपके प्रशांत किशोर का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। क्या जरूरत नहीं है? भाई आप वीडियो चला दो, भाई इनको दिखा दो। उन्होंने सिवान के प्रबुद्ध जनों की बैठक में, जिसमें मैं था, उन्होंने ये बात पुनः दोहराई। उनके चीजों को आप काट काट के चलाते हैं, और डॉक्टर शाहनवाज ने पूरा चलाया, और आप भी चला दीजिए, अभी मैं चला के दिखाता हूँ। मैं देखा हूँ, नहीं, सत्यता को पुष्टि करना चाहता हूँ। अब मैं भी कहूंगा, चलिए आप भी, मेरे लोग नाराज हो जाएंगे मुझे भी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को केवल वोट का जरिया न बनाया जाए सत्ता में आने के लिए। ध्यान दीजिए, पूरी बात खत्म होने दीजिए। प्रशांत ने कहा कि मुसलमानों को सत्ता में आने के लिए मात्र माध्यम बनाया गया, उनको इस्तेमाल किया गया। उनका पूरा स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत नहीं, कि हम भाई, तो ये भी मैं कह रहा हूँ, वो जो कहें, और यही आप जोर देकर आरजेडी वालों को सुनाएंगे तो मजा आता है लोगों को सुनने में। पूरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं, सत्यता की पता है। हाँ पूरा, वो कह रहे हैं कि जन स्वराज में जो कह रही है कि मुसलमानों को व्यवस्था परिवर्तन में जरूरत है, मुसलमानों को बिहार के सिस्टम को बदलने में जरूरत है, उनकी भागीदारी की जरूरत है, मुसलमानों को सिर्फ सत्ता में आने के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट लेते हैं, वो वार्ड का चुनाव मुसलमान जब लड़ने लगता है ना सर, तो उनको कहा जाता है कि नहीं भाई छोड़ दीजिए इस बार, और वो मुसलमान वार्ड का चुनाव नहीं लड़ता है, वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ता है। वो इसलिए नहीं लड़ता है कि वहां वो मुसलमान हो जाता है, और वो कौन करता है? उसी के लिए करते जो जिनके लिए मुसलमानों ने वोट दिया। अच्छा, आप प्रशांत किशोर जी रखी हुई है? प्रशांत किशोर जी यही बात कहते हैं कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व उचित मिलना चाहिए। उनकी जो प्रतिनिधित्व मुखिया में होना चाहिए वो मुखिया में मिलना चाहिए, विधायक में जो उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो होना चाहिए। हर क्षेत्र जो सेकुलर होने का दावा करते हैं वो मुसलमानों को कितना विधायक बनाते हैं, डर के मारे टिकट नहीं देते हैं भाई, तो हार जाएगा, वहां हिंदू मुसलमान हो जाता है। ये कौन करता है? सेकुलर कहलाने वाले लोग। तो क्या आपकी पार्टी मुसलमानों को बराबर एकदम उनके जो उनका हक बनता है वो जनसुराज उनको करेगी। अति पिछड़ों का जो हक बनता है वो जनसुराज करेगी। मतलब जातिगत जनगणना और जातिगत आधार पर और जनसंख्या के बेस पे आपकी पार्टी टिकट देगी? जाति के आधार पर नहीं, एक मैं स्लोगन बता रहा हूं, हर जाति में अच्छे लोग हैं
और हर अच्छे लोगों की जाति है, ये भारत की सच्चाई है। जन स्वराज कहती है कि किसी भी जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में काबिल लोग हैं, हम उन काबिल लोगों को लाकर उस जाति का प्रतिनिधित्व देंगे, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व देंगे। ये जन स्वराज की पॉलिसी है। अभी तो अपना सत्ता में है, न विपक्ष में है। लालटेन, तीर, कमल और पंजा के बीच आपकी पार्टी सरवाइव कैसे करेगी? सरवाइव कर गई है, ये मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि आप चुनाव आ जाने दीजिए। और प्रशांत बोलते हैं ना, नए जगह बनाने के लिए कुछ झाड़ी उड़ी को साफ करना पड़ता है, तो कुछ चारों तरफ से कटता है ना, जो अलग अलग टाइप के, तो वो कट गया सर झाड़ी और जगह बन गया है। आपने कहा कि 60% लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार में सरकार सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, और मैंने भी देखा कि जब आंकड़ा हुआ तो उसमें निकला है कि अभी भी 12% लोग ही चाहते हैं कि जन स्वराज का सरकार है। क्या कहते हैं इस पे? अभी आंकड़ा आपका है, उसमें मैं कुछ नहीं, आंकड़ा नहीं, ये विश्लेषण हुआ है जो। जब तक मुझे ऑथेंटिक चीजें नहीं आती, मैं उस आंकड़े को नहीं देखा हूँ। मेरे आंकड़े बताते हैं कि 55% लोग, 60% लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन आपकी पार्टी को मतलब सत्ता में आने के लिए मात्र 12% लोग ही पसंद कर रहे हैं क्या? अब वो किस चैनल पर है ये मैं नहीं कह सकता। आप हथुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, भावी कैंडिडेट हैं जन स्वराज के। हथुआ कभी शिक्षा का हब हुआ करता था, क्या अभी भी है? और नहीं है तो क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि हथुआ इस देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा स्थली रही है। इससे अंदाज लगाइए, वो भूमि है ईडन हाई स्कूल। हथुआ गोपेश्वर महाविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय का सबसे बेहतरीन ज्योग्राफी डिपार्टमेंट हुआ करता था। हिंदी और इंग्लिश के लिए जाना जाता था। बेहतरीन लैब थे वहाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स के। वहाँ की लाइब्रेरी में अभी भी जाइएगा, आश्चर्य होगा राज भाई, अभी भी कि इंडिया भारतीय संविधान सभा के और पार्लियामेंट के ओरिजिनल डिबेट्स की कॉपियां हमारे लाइब्रेरी में धूल चाट रही, उसको कह सकते हैं, मतलब बर्बाद हो रहे, उपयोग और सही इस्तेमाल नहीं। हालत यह है कि आप पूरे यूनिवर्सिटी में आप शिक्षा मंत्री से डाटा ले लीजिए, किसी भी लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन नहीं है, किसी भी लैब में लैब टेक्नीशियन नहीं है, लैब बॉय नहीं है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि केवल 15 बरस बाद शिक्षक बहाल करते हैं और वो चीज व्यवस्था ठीक हो जाएगी। एक क्लर्क से कॉलेज चलता है, एक क्लर्क कौन सा कॉलेज? पूरे कॉलेज में, मेरे कॉलेज में, पूरे कॉलेज में एक चपरासी है, जहां 14 डिपार्टमेंट है। क्या इस पर किसी प्रोफेसर का, टीचर्स की क्वालिटी में अंतर नहीं आएगा? आप किसी डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में बैठा दीजिए विदाउट लैब का, बिना ओटी का, बिना लैब बॉय का। हमें ये बताइए सर कि आपके हथुआ की शिक्षा की स्थिति बेहतर हुई है कि बदतर हुई? बदतर हुई, यही तो बता रहा हूं। अभी आपको संस्कृत महाविद्यालय, वहां संगीत महाविद्यालय, आप जाइए वहां फैकल्टी के बारे में पता करिए। वहां पर ITI था, वो ITI बंद हो गया। क्यों? कि भूमि नहीं। अरे भाई, हजारों एकड़ भूमि तो हथुआ में है, कहीं और चला गया। सैनिक विद्यालय टेक्निकली भूमि का अभाव में भी गया वहां से। ये हथुआ कॉलेज में ये किसकी आज कमी से ये तक सब हो रही है? PG की पढ़ाई नहीं होती है। ये तो जनप्रतिनिधि ही डिमांड करेगा। तो जनप्रतिनिधि आप भी तो हैं भाई, मैं अभी एक शिक्षक हूँ, जनप्रतिनिधि के रूप में जाने की तैयारी तो कर रहे हैं ना? तो आपने इसलिए डिमांड तो किया है बोला। सर? बिल्कुल, वो तो विभागीय हर हमेशा डिमांड जाता है, रिक्ति का हमेशा डिमांड जाती है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग चुनाव जीत के गए, उन्होंने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए ये बात क्यों नहीं उठाई विधानसभा में? वहां एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए, वहां BEd कॉलेज होना चाहिए, वहां एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हथुआ में सबसे ज्यादा कुशवाहा लोग हैं, किसान लोग हैं, जो खेती करते हैं, सब्जी बेचते हैं। उनके लिए कोई प्रोसेसिंग सेंटर वहां नहीं है, वहां एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नहीं है। और बात करते हैं हमें एग्रीकल्चर में क्रांति लाने के लिए, पूरे ध्वस्त हो गया शिक्षा व्यवस्था। यानी कि वहां सुधार की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत है, दीवार तोड़ने की जरूरत है। पेंट से दीवार ठीक नहीं होगा, नींव से दरक गया, उसको पूरा शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा। आप गोपेश्वर महाविद्यालय के शिक्षक हैं और आपके विद्यालय की अंदरूनी बात है कि वहां सब फैकल्टी नहीं मौजूद है, वहां शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है।
जब पूरा आपके खुद कॉलेज का स्थिति बुरा हाल है, वहां नहीं सुधार पा रहे हैं, तो फिर शिक्षा की जगह पे आगे क्या कहेंगे? मैं उसी का हिस्सा हूँ, मैं उसी संस्था का हिस्सा हूँ जी। और मेरी ये ताकत नहीं है कि मैं कोई फैकल्टी बहाल कर दूं। मैं जिस डिपार्टमेंट में बहाल हुआ हूँ उस डिपार्टमेंट में आप बात करिए कि मैं अपना काम करता हूं कि नहीं करता हूं। मेरी ये हैसियत नहीं है कि बॉटनी में मैं टीचर बहाल कर दूं, ये मेरी हैसियत नहीं है। आप ये मानते हैं कि शिक्षकों की कमी है? पूरी कमी है भाई। आप 12-13 साल पर बहाल करते हैं, वो 13 साल का गैप जो है बीच का, वो पीढ़ी रिवाइव होकर तो आएगी, वही तो आएगी पीढ़ी। आपको उर्दू डिपार्टमेंट 10 बरस बाद अभी अब टीचर आए हुए हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट नील बटा 0 है, अभी सरकार एकदम अच्छा बॉटनी में काम कर 0 रही है। अभी सरकार अच्छा काम कर रही है। अरे अच्छा बुरा समझ, जो सरकार केवल चुनाव देख के काम करे तो सरकार कभी अच्छी नहीं हो सकती। सारी वैकेंसियां चुनाव के पहले आती है और 5 साल में पूरी होती है। इसकी सरकार की नीयत पर मुझे संदेह है ना, कि आप अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वैकेंसी तो आपकी सरकार बनते आ जानी चाहिए थी। तो आप इंतजार करते हैं कि चुनाव के 6 महीने पहले वैकेंसी आएगी और अगले 5 साल तक उसकी भर्ती होगी। ये दुर्दशा का कारण है। यानी कि आपका डायरेक्ट इशारा है जनता की ओर की चुनाव के समय किए गए वादों पर भरोसा न करें और जो हो रहा है उस पर भी भरोसा न करें। आगे अगर लोग करते हैं, मैं जनता से कहूंगा कि चुनावी वादों पर भरोसा करें या ना करें, जो आपने 33-35 सालों में देखा है, जो टेस्ट किया है, उसके आधार पर आप भरोसा करें कि जो बातें की गई है वो हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा, हथुआ विधानसभा क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी सुविधा और हॉस्पिटल और चिकित्सा के क्षेत्र में क्या स्थिति है, आप जरा बताएं। देखिए, आप बेहतर जान सकते हैं अगर मीडिया से हैं, वो रेफरल हॉस्पिटल है। रेफरल और अभी भी कोई गंभीर मरीज का इलाज नहीं होता, सामान्य बीमारियां देखी जाती हैं। वहां ये काम है कि रेफर कर रहा है, हथुआ रेफर करता है सदर को, सदर रेफर करता है गोरखपुर या पटना। यही तो खेल चलता है भाई। आप बेहतर मीडिया कर्मी, आप बेहतर जानते हैं इस चीज को, रेफर ही तो करने का खेल चल रहा है। तो चिकित्सा में मतलब कैसी स्थिति कैसी है हथुआ की? भाई लचर स्थिति है, लचर स्थिति है। और इस पर भी आप कहेंगे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये स्थिति सुधार देगी? भैया मैं हमसे क्यों बार बार, मैं तो कह रहा हूँ कि 3 साल से हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर बोल रहे हैं। आप हमारे चैनल को देखकर के इस चीज को पता करिए। हम तो बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, हम आएंगे तो करेंगे, है तो नहीं। नहीं, जब सबको आजमाया है तो आपको भी आजमा के जनता अच्छी बात है, खुशी है कि आजमाए, और आपको भी देखना चाहिए आपके वादों में कितना अंतर आता है। आजमाना चाहिए। हम कहें कि लोगों को मौका दें और 5 साल में हम भी नहीं करते, हमको भी हटाए। एक आप बताइए, प्रशांत किशोर जी ये बात कहते हैं कि गलती से हमने कैंडिडेट गलत दे दिया, तो आप सुधार दीजिए, किसी दूसरे पार्टी को वोट दे दीजिए जो अच्छा कैंडिडेट हो, कोई कहवा दीजिए किसी पार्टी से। इस बात पे हम भी एग्री करते हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ आपकी 5 साल मौका दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर संजय सुमन काम नहीं करेगा या उस लायक नहीं है, हटा दीजिए हमको। तो ऐसे भी हट जाएंगे, जब काम नहीं करेंगे तो अगली बारी जनता नहीं। दुख तो इसी बात का है भाई साहब, काम नहीं करेंगे, जाति धर्म के नाम पर आ जाएंगे। तो आपको लगता है कि जाति धर्म से उठकर जनता वोट करेगी? बिल्कुल करेगी, उम्मीद करता हूँ। मैं सकारात्मक आदमी हूँ, हम लोगों ने मेहनत किया है, उम्मीद करता हूँ कैसा होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र हथुआ में एक हंसी का भी हमको मिला न्यूज कि बथुआ रोड जो है और लाइन बाजार रोड है, वो मेन रोड है जो कि फाजिल नगर होते हुए गोरखपुर जाती है, और वहां जाम की इतनी समस्या है, बाईपास नहीं रोड होने के कारण वहां घंटों जाम में एम्बुलेंस को फंसना पड़ता है। और साथ ही साथ अगर दूल्हा कोई अपनी शादी करने के लिए जा रहा है तो अगर 12 तारीख को जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि 12 को पहुंचेगा, वो 13 भी हो जाता है। क्या इस पर आवाज उठाना चाहेंगे? अभी प्रभात खबर के लाइव शो में मैं था, एज इट इज मैंने यही सवाल विधायक जी से पूछा था, वही विधायक जी से सामने पूछा था कि कई एम्बुलेंस में प्राण चला जाता है। वहां कहाँ? वही लाइन बाजार। मतलब हमारी जो सवाल है, हाँ, सेम यही मेरा सवाल था उनसे, इस पर आपका क्या पहल है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। लेकिन हम आपसे जवाब चाहेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिस लाइन बाजार के बगल से नहर गुजरती हो, उस नहर पर पिच कर देने में कितनी योजना में खर्च आएगा? और वो पिच सड़क है, वो सीधे आकर के लाइन बाजार के बाहर अमरूद के बगीचे में निकलती है। आपको एक सामान्यतः एक विधायक के फंड से आप यही तुरकहा में देखिए, नहर पक्की हो गई है, दोनों पट्टी, यहाँ जाम का मामला खत्म हो गया। दोनों पट्टी नहीं, एक पट्टी हुई है। नहीं, दोनों हुआ है, दोनों हुआ है भाई। मैं डेली आता हूँ, अब तो गोपालगंज छान दिया हूँ पूरा पंचायत, दोनों पट्टी हुआ। पत्रकार है, इधर अभी नहीं, दोनों हुआ है भाई। अभी मैं आया हूँ, आ रहा हूँ, और वो एक साथ हुआ था। अब मैं कह रहा हूँ तो रियलाइज। तो
तो ये बताइए कि वहां उस नहर को पिच किया जा सकता है, पीसीसी किया जा सकता है और उसको मोड़ा जा सकता है, बहुत का आसान हो जाएगा। मैं बार बार आपको कहा, इच्छा शक्ति नहीं है, विजन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। लोग, ये लीडर को पता है कि अरे बैकवर्ड फॉरवर्ड करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, हम जीत के चले आएंगे, उसको पता है। यानी निदान होते हुए जो चीज हो सकता है वो सरकारें नहीं की और जो प्रतिनिधि हैं वो उसे नहीं कर पाए। प्रतिनिधि क्यों डरेगा आपसे? प्रतिनिधि तब डरता है जब उसको पता है कि जनता हमको, तो जिस जाति धर्म में फंसाए हुए थे ना, इसलिए वो नहीं डर रहा था। अब देखिए ना, खटाखट उद्घाटन हो रहा है। अब ये भी सवाल मैंने आज पूछा था कि भाई चुनाव के 6 महीने पहले सारी सड़कें उद्घाटन हो गया और आपने सबको कबाड़ दिया एकदम, और बरसात का पानी लग रहा है। ये काम 5 साल पहले हो सकता था। तो अब उनको डर हो गया जन स्वराज के आने से। आपको पता होना चाहिए कि 400 से 1100 जो पेंशन योजना हुआ, वो हम लोगों ने 2000 चिल्लाया है। हमारे बोलने के बाद ये सारी योजनाएं लेके यही आए। बात तेजस्वी यादव की टीम कह रही, राजद की 400 से जो 1100 हुआ वो हम लोग कहे थे, तो किसकी बातों को विश्वास करे जनता? आप पढ़े लिखे आदमी है, डाटा निकाल लीजिए और बाइट निकाल लीजिए, पता चल जाएगा कौन पहले किया था। एकदम हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। आप डाटा निकालिए, जन स्वराज के 1 डे से जो प्रिंटेड है उसमें बातें लिखी हुई है। यानी ऐसे आपके कहने का तात्पर्य है कि तेजस्वी यादव आप लोग के और राजद आपको कॉपी कर रही है? तो आप उसको आप बताइए प्लीज। आप बहुत सारे कॉपी, आपको अरे अब तो देखिए ना, आप तो बिल्कुल कह रहे हैं, अब तो पीला देख रहे हैं ना, टोपियो पहन रहा है लोग, गाड़ी का रंग पीला हो गया है। ये तमाम कुछ अनुकरण। और आप माई बहन योजना जो कह रहे हैं, आपको डाटा बताऊं, बिहार की महिलाओं को अगर 13 करोड़ की जनसंख्या को आधा करिए, कितना होता है? 6 करोड़, 6 करोड़, 6.5 महिलाएं हुई। महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों से ज्यादा है। अब उसमें 6.5 में कुछ लड़कियां हैं। महिलाएं जो जिनको देने की वादा करते हैं, उनको 4 करोड़ मान लीजिए आप, 2 करोड़ लड़कियों को मान लीजिए। 4 करोड़ में 2,500 से गुणा कर दीजिए, और उस गुणा से जो आपको रिजल्ट आता है उसके बिहार के कुल बजट के सामने रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कैलकुलेशन कितना गड़बड़ है। मैं तो कह रहा हूं ना कैमरे पर, 2,500 नहीं संभव है। मैं कह रहा हूं ना, 4 करोड़ में 2,500 से गुणा करिए और बिहार के कुल बजट के बराबर उसकी तुलना करिए। ये बात सही होगा कि गलत, इससे पता चलेगा योजना फेल कर जाएगी। अच्छा सर, आपके क्षेत्र में एक जगह और जो बड़ी सेंसेशनल है जगह, जब हम लोग मीरगंज को क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने को जाते हैं, तो साहू जैन के सामने हरखौली गांव है। वो हरखौली वाला जो वो रेलवे क्रॉसिंग है, वहां घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। इतने छोटे छोटे जगहों पर हर जगह ओवरब्रिज बन गए। ऐसा क्या रीजन होता है कि मीरगंज जैसे सेंसिटिव जगह पे अभी तक ओवरब्रिज नहीं बना है हरखौली में? मुझे तो लगता है कि वो टेक्निकल मामला है। विशुद्ध रूप से केवल राजनीति नहीं होनी चाहिए कि हर बात राजनीति के लिए करें हम लोग। मैंने भी वहां फील किया है। एक तो बाईपास हो गया मीरगंज के पहले, एक टेक्निकल था कि चलो भारी गाड़ियां बाहर जा रही है, और अंडरपास वहां बन नहीं सकता, अंडरपास वहां बन नहीं सकता। लेकिन इसी को कहा था कि विजन होना चाहिए लीडर के पास, विजन होना चाहिए लीडर। जो वहां परिस्थितियां है ना, परिस्थितियां ये कहती हैं कि एक बाईपास और बनना चाहिए। जहां से आप सिवान के लिए कट करते हैं ना, वहीं से पश्चिम दिशा में बड़का गांव के लिए कट करना चाहिए, बड़का गांव के लिए बीच से, और उस रेलवे लाइन पर ओवरब्रिज बनना चाहिए जो मीरगंज के बाहर हो, और ये संभव है। इसको आपके पास क्रिएटिविटी रहेगा तब ना प्रस्ताव पारित करिएगा। ऐसा वही हुआ कि ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इच्छा शक्ति नहीं। इच्छा शक्ति है कि हमको चांद पर जाए, लेकिन चांद पर जाने के लिए तकनीकी होना चाहिए ना। तो वो तकनीक और टेक्निकल सोच नहीं है लोगों की। एक बाईपास, इस पर बात भी चली है किसी की, वो वहां से कट के जाना चाहिए। और जो वो रेलवे क्रॉसिंग है, आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में वहां बाइक से जाने के लिए ओवरब्रिज बनाया जा सकता है। दोनों साइड से 10-10 फीट का, 6-6 फीट का आप लोहे का पत्थर दे करके, उसको क्या बोलते हैं, गटर दे करके, और उसको ढाल करके पीसीसी, बाइक के लिए ओवरब्रिज बन सकता है, 4 व्हीलर के लिए, ट्रक के लिए नहीं बन सकता। ये काम बहुत आसानी से और कम बजट में किया जा सकता था। लेकिन अब इसको कौन समझाए कि लोग 15 साल से क्या सोच रहे हैं। आप ऐसे कई जगह आप देख सकते हैं, भागलपुर से लेकर के आप इधर यूपी के कई राज्यों में मैंने देखा है, वो चीजें हैं और वो संभव है। पर्यावरण की बात सब लोग करते हैं, ग्रीनरी की बात सब लोग करते हैं। आपके हथुआ में, हथुआ ब्लॉक के पीछे पहले नर्सरी हुआ करता था, सरकारी नर्सरी हुआ करता था जिसे प्लांट प्रोवाइड किया जाता था।
आज वहाँ कोई ऐसा चीज नहीं है। क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं? दरअसल मैंने अपने उम्र में देखा है कि नर्सरी केवल हथुआ में नहीं हुआ करता था, नर्सरी हर ब्लॉक में हुआ करता था। उचकांगा ब्लॉक में भी हमने, जो भी पुराने ब्लॉक हैं और बजाबते वहाँ माली और उनका बहाली होता था, वो लोग काम करते थे वहाँ पर। दरअसल इसको लोगों ने समाप्त कर दिया। सरकारी सेक्टर्स में भी आपने देखा होगा कि सरकार का आकार छोटा करने के कारण ये जो सोच आई कि आकार छोटा होना चाहिए, बहुत सारे पदों को सरेंडर कर दिया गया, वो पद ही समाप्त हो गए और उनको इन लोगों ने पूरे जिले में भोरे में एक जगह बनाया हुआ है और प्राइवेट एजेंसी को इन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको सब्सिडीज दी और एक तरह से कहिए तो सरकारी सेक्टर को समाप्त कर दिया गया। वन विभाग का, वो ब्लॉक से निकलकर वन विभाग का जो सेंट्रल का एक स्टेट का विभाग होता है, उसको लेकर उन्होंने भोरे में अपना सर्किल खेला हुआ है। बहुत जरूरी है कि हथुआ जैसे क्षेत्र में भी होना चाहिए, लेकिन पूरे जिले से खत्म है। हथुआ की बात मैं क्यों करूं? और मैंने अपने कॉलेज को लेकर के जो प्रयास किया, आज मेरे कॉलेज में 1000 पेड़ लहलहा रहे हैं और मैं कह सकता हूँ हथुआ का सबसे ग्रीन जगह मेरा कॉलेज है। पीछे का जो अवैध कब्जा होने का प्रयास जो किया जा रहा था, उसको हम लोगों ने रोका और वो भोरे से हम लोगों ने पौधे मंगाए वन विभाग से। मैं खुद कई आवेदन थावे में दिया, टेलीफोनिक बात की, भोरे में संपर्क किया, एनएसएस के माध्यम से हम लोगों ने पौधे लाए और आज कॉलेज का वो सारा चीज जमीन हम लोगों के कब्जे में है और लहला रहा यानी है। कि मोदी जी जिस प्रकार 2014 में गुजरात मॉडल को लिया के दर्शाए, वैसा आप अपना गोपेश्वर कॉलेज को मॉडल के रूप में देख रहे हैं? गुजरात मॉडल कोई चीज डेवलपमेंट में नहीं है। हाँ, उन्होंने उसी का नाम लेकर ठीक है, उन्होंने भुलाया क्या आप भी वैसे और ही यही डिलीवरी को कह गुजरात रहे हैं? मॉडल का नुकसान है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 38 सांसद हम देते हैं, 26 सांसद गुजरात में देते हैं, लेकिन बुलेट ट्रेन अहमदाबाद टू मुंबई चलती है और थावे और गोपालगंज से जाने के लिए आपके पास एक इंटरसिटी ट्रेन नहीं है जिस पर पटना जाए और शाम को अपने घर चले आए। ये गुजरात मॉडल का साइड इफेक्ट है इंडिया बिहार के पास। ये साइड इफेक्ट है कि आपकी बुलेट ट्रेनें वहां चलेंगी, लेकिन हम आपको सबसे ज्यादा सांसद दिए, हमको इंटरसिटी ट्रेन भी नहीं मिली। ये साइड इफेक्ट है। हम लोग एक मॉडल देना चाहते हैं और वो मॉडल इंक्लूसिव है, जहां सभी जाति धर्म के लोग उसमें विकास में भागीदार बने। हम किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर एक्सक्लूड नहीं करना चाहते, हम उनको इंक्लूड करना चाहते हैं, उनको जोड़ना चाहते हैं और जोड़ करके बिहार का विकास करना चाहते हथुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उचका गांव ब्लॉक के अंदर 4 पंचायत आते हैं। उन 4 पंचायत में कैसे सौतेला व्यवहार की तरह व्यवहार क्यों किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हथुआ वैसे हम भी पंचायत, बता दें कि ये मैंने नहीं कहा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि सुन बता के कि आप ये प्रश्न उठाइए। हथुआ विधानसभा में उचका गांव के 4 पंचायतें हैं, एक नगर पंचायत है और संजोग से विधायक जी भी उसी पंचायत से हैं, वहीं से आते हैं। लेकिन आपको मैं 3 जगह गिना देता हूँ। विधायक जी? हाँ, विधायक राजेश जी, कुशवाहा जी? नहीं, पूर्व वो मंत्री जी, राम सेवक जी, वहाँ 15 साल रहे हैं। मतलब अभी विधायक हाँ, नहीं है वो? अभी विधायक नहीं है, मंत्री रहे। आपको मैं एक हालात बता दूं, मीरगंज को उचगांव से जोड़ने की मुख्य मार्ग है बड़वा मंदिर होकर के नवोदय विद्यालय से आगे होकर बलेसरा होकर जाती है सड़क, उस पर एक रेलवे ट्रैक है। आप देखिए सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया जाता है। वो मुख्य मार्ग है और सबसे तेज चलने वाला मार्ग है, वहां पर रेलवे का अंडरपास नहीं बनता है, नहीं बना। और उसके दोनों साइड में 100-100 मीटर पर अंडरपास बना हुआ है, एक विधायक जी के घर जाने के लिए और एक दूसरे साइड से बना है। आप दोनों साइड में देखिएगा, जो सबिया उसको जोड़ता है, सबिया को, जो रघुआ से सबिया आ जाता है, और मेन सड़क पर अंडरपास नहीं बना। और नतीजा है कि आज हालत यह है कि वहां धंस गया, रेलवे ट्रैक धंस गया, कोई गाड़ी इस पार से उस पार जाने में बहुत मुसीबत होता है। और दूसरा बता दूं, आप बदरजीमी एक नगर पंचायत का वार्ड है, मीरगंज नगर पंचायत, जो उचका गांव ब्लॉक है। बदरजीमी गांव में जाने के लिए एक छोटी सी नदी है, उस नदी पर पुल आज 50 वर्षों से बिना सुरक्षा के सिर्फ ढाल दिया गया है, कोई सुरक्षा दीवार नहीं है बगल में। आए दिन साइकिल वाले गिरते हैं वहां बदरजीमी में, आए वाले मोटरसाइकिल गिरते हैं। ये मैं बताऊं, एक गांव है बैरागी टोला गांव है, उस गांव में दोनों विधायक जी लोगों ने वोट लिया है। कुशवाहा बहुल गांव है और बीच से एक नहर पास है, नहर जाती है, नहर के दोनों बगल सघन बस्ती है। ऐसा उस नहर पर देखिएगा कई लोगों का पैर टूटा है, मात्र 5 फीट जिस पर पोल डाला गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं। नहीं, जो हमने
जाना सुना हाँ, उसकी 3 बात करते बता हैं। दिया मैंने। बलेसरा वाला जो हाँ, बात बलेसरा। किया, वहाँ जो स्थिति एक मैंने थी, अपने तरफ से जोड़ दिया, जहाँ होना चाहिए, मैंने अपने तरफ से नहीं जी, जोड़ा, जहाँ होना चाहिए, वहाँ जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहाँ नहीं है। वहाँ नहीं है। तो आपका डायरेक्ट इल्जाम है कि रामसेवक सिंह ने अपने स्वार्थ के लिए अपने गांव पे जाने भाई के मैं लिए ये कहा तय कि किया। उनके घर जाने के लिए जो मेन नहीं है वहां बाईपास बना, वहां अंडरपास बना हुआ है। जो मेन सड़क है लूसी साथी को जोड़ती है अरना को मीरगंज में, वहां बहुत दुर्दशा है। आप मैंने कहा ना कि वो बदरजी में चले जाइए, वो एक छोटा सा पुल नहीं बन पाता इन लोगों से, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट की क्या बात करेंगे। आप बैरागी टोला में चले जाइए, वहां लोग आपको बता देंगे कि क्या हालत है, किसी से वो काम नहीं होता है, ये हालत हुआ। अगर आप चुनाव में, अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है जन सुराज से हथुआ के लिए, तो आपका भी चुनावी एजेंडा रहेगा ही होगा। आप अगर चुनाव में आते हैं तो आपका चुनावी एजेंडा क्या होगा, किन किन मुख्य बातें होंगी? ये दावा नहीं करूंगा कि स्वर्ग में उतार दूंगा, लेकिन मेरे दायरे में जो बात हो आएगी उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के गौरव को वापस लाऊंगा। जो हथुआ का गौरव था, हथुआ शुगर फैक्ट्री लिए जाना जाता था, कोई एग्रीकल्चर आधारित उद्योग होना चाहिए। हथुआ शिक्षा के लिए जाना जाता था, वो वापस आना चाहिए। हथुआ रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए जाना जाता था, वो वापस आना चाहिए। ये मेरा पक्का वादा रहेगा कि मैं इस पर प्रयास करूंगा कि ये काम होना चाहिए। सिर्फ हथुआ? भाई हथुआ मेरे बस में रहेगा, हथुआ का प्रतिनिधि बनाएंगे तो हथुआ की बात करेंगे। हथुआ, अगर हथुआ से मैं आगे गया, कोई और मौका मिला, तो मेरी प्राथमिकता तो बिहार है, गोपालगंज है। तो मतलब हथुआ ही केवल, हथुआ एक क्षेत्र बस ना देखिए है, पूरा विधानसभा की राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर चीजें आगे बढ़ती है, पहले तो मैं उस विश्वास हथुआ वालों से जीतूं, उसके बाद बात आगे होगी। पूरे हथुआ विधानसभा क्षेत्र के बारे में बोल रहे हैं कि सिर्फ हथुआ हथुआ विधानसभा, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि फुलवरिया, उचका गांव, हथुआ, 3 मिला के विधानसभा। नहीं, बाद में लोग जीत जाते हैं तो कहते हैं हमने तो उसकी हथुआ गौरव। के बारे में बोला था, गोपाल मंदिर सही हो गया, बस स्टैंड सही हो गया, ये हो गया। मैं इतना नैरो माइंड नहीं सोचता हूँ। हथुआ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जिसमें बदरजीमी से लेकर गिधहा तक और कालोपट्टी से लेकर गिधहा तक और वहां मजीरवा से लेकर के छाप तक और इधर जमसर से लेकर के चमारी पट्टी तक, ये मैं चौहद्दी जानता हूँ और ये मेरे दिमाग में फिट है। अच्छा, ये पढ़ के जानते हैं कि जाके जानते हैं? भैया मैंने केवल किताब नहीं पढ़ा है, मैं अपनी जिंदगी पर बात करिएगा तो मैं बड़ा स्ट्रगल रहा है। और हथुआ में मैंने, हथुआ का ही तो हूँ मैं, उसका गाँव ब्लॉक का हूँ तो हथुआ का हूँ, सीधी सी बात। संजय सुमन सर, आप हमारे स्टूडियो पे आए, अपना बहुमूल्य समय दिए और हथुआ के संबंध में विशेष बातें किए और बहुत अच्छे से आपने सवालों का जवाब दिया, आपने अपने ज्ञान का परिचय दिया। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपको, पूरी टीम की तरफ से। आपके चैनल को भी मैं शुभकामनाएं दूंगा और दर्शकों को भी कि आपको देखें, आपको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बहुत